खंड 2 अध्याय 7। उसके होठों को छूने वाले हाथ को छोड़कर उसका शरीर लगभग गतिहीन था। उसे उसके द्वारा नीचे खींचा जा रहा था, लेकिन उसके नीचे सख्त हो रही गर्म इच्छा उसे छू रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी वह उसे चाहता था और किसी अन्य महिला को नहीं। यह उसकी है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? उसके माथे की नसें उभर आईं। उसने उसे घूरा और भारी स्वर में पूछा, फिर से बताओ, तुम वास्तव में क्या चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ, तुम मेरे साथ कैसे रहना चाहते हो? क्योंकि मैं आपके मतलब को गलत नहीं समझना चाहता, उसने सीधे सीधे पूछा, जिससे उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। लेकिन वह समझ गई कि वह जानना चाहता था, सुनिश्चित होना चाहता था। वह जो उसके पास था उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह समझ गई कि वह इस समय को किसी और से ज्यादा महत्व देता है। लेकिन वह और चाहती थी, उसे और चाहती थी कि वह सच में उसका हो, चाहती थी कि वह पूरी तरह से उसका हो। इसलिए अपनी शर्मिंदगी के बावजूद उसने अभी भी उसकी अनदेखी की। उसकी चौकस निगाहों के नीचे अपने कांपते हुए छोटे हाथों से धीरे धीरे उसकी बेल्ट खोली, उसकी शर्ट उतार दी। उसकी सांस रुक गई, उसकी काली आंखें गहरी हो गईं। उसने उसकी शर्ट में हाथ डाला, अपना हाथ उसकी दृढ़ गर्म छाती पर रखा। उसने उसकी आंखों में देखा। उसका छोटा हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। इस समय उसने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती फूल रही थी। उसकी हरकत की वजह से उसने अपना हाथ रोक लिया। उसके निप्पल सीधे खड़े हो गए। अपनी हथेली को दबाया, जिससे उसे लगभग अपना हाथ वापस खींचना पड़ा। लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे वह एहसास याद आया जब उसने उसे सहलाया था। वह अपने हाथ को धीरे से उसके सीने को सहलाने के लिए आगे बढ़ाए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखों के कोने फड़क रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी हथेली के नीचे उसकी त्वचा थोड़ी कांप रही थी और गर्म भी हो रही थी। वह ऊपर की ओर खिसकती रही, उसके मजबूत और कसे हुए कंधों से कपड़ों की मोटी परत को नीचे खींचती रही। उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग और भी बढ़ती जा रही थी। वह उसे तब तक देख रहा था जब तक कि उसका पूरा शरीर गर्म नहीं हो गया। लेकिन वह दूर नहीं देख सकती थी और वह दूर देखना भी नहीं चाहती थी। उसे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि वह उससे प्रभावित हो रहा है, इतनी आसानी से उससे प्रभावित हो रहा है। जब उसने अपना हाथ पीछे खींचा तो उसकी सांस रुक गई। हालांकि उसने उसे रोका नहीं, लेकिन उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। केवल उसके होठों पर रखा हाथ कांप रहा था। वह दर्द जिसे छिपाना मुश्किल था, उसकी आंखों में दिखाई दिया, जब तक उसे पता नहीं चला कि उसने अपनी बेल्ट और कपड़े उतारने के लिए अपना हाथ पीछे खींच लिया था। बर्फीली ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसे पता था कि उसकी कमीज का हेम नीचे खिसक गया था। उसे पता था कि अगर वह अपनी आंखें नीचे करेगा तो वह कुछ देख सकता है। उसने अपनी छाती पर एक सिक्का पहना हुआ था और उसकी छाती पर भी वैसा ही सिक्का था। उसने उसे नहीं बताया, उसने उसे बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि उसने उस दिन से हमेशा यह सिक्का क्यों पहना हुआ था। ठीक उसी तरह उसने भी इसे चमड़े के पट्टे में पिरोया और अपने साथ ले गई। आज तक उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता था। वह पैसा उसने और उसके पति ने मिलकर कमाया और बचाया था। उसके लिए इसका गहरा अर्थ है। इसे छाती पर पहनने से वह सुरक्षित महसूस करेगी। उसे यह एहसास होगा कि वह हमेशा उसके साथ है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इससे पहले कि वह समझ पाती, उसके दिल की गहराई में वह चाहती थी कि वह एक साथ रहें, वास्तव में एक साथ। ऐसा नहीं था कि उसे शर्म नहीं आ रही थी।
वह जानती थी कि उसका चेहरा लाल और गर्म था, उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसने फिर भी उसका हाथ पकड़ लिया, उसके हाथ को अपने शरीर पर, अपनी नग्न त्वचा पर रखने के लिए खींच लिया। जिस क्षण उसने उसे छुआ, उसने एक हल्की सांस छोड़ी। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाई। उसका हाथ और भी गर्म होता जा रहा था। अचानक वह हाथ जो उसने पकड़ा हुआ था, अब निष्क्रिय नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था, क्योंकि उसने धीरे धीरे उसकी छाती के मोटे, संवेदनशील हिस्से को पकड़ लिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका ध्यान उसके बड़े, काले हाथ पर केंद्रित हो गया जो उसकी बर्फ सी सफेद कोमलता को पकड़ रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल उसके सीने में फटने वाला है। उसके हाथ में कूदकर, मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसने बस अपना मुंह खोला। उसने उसे गौर से देखा। तू दा शर्मा गया और उसकी ओर देखने लगा। उसने उसे वह दिखाया और स्पष्ट रूप से समझाया भी। मैं हर रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, मेरे साथ रहो। पहले तो वह हिला नहीं, बस उसे देखता रहा। हालांकि वह जानती थी कि वह उत्तेजित है, फिर भी उसे डर था कि वह उसे अस्वीकार कर देगा, उसे दूर धकेल देगा। फिर वह चला गया। जब वह तनाव में थी और अपनी सांस रोके हुए थी, तो उसके दोनों हाथ धीरे धीरे उसके कांपते शरीर पर फिसले, उसकी पतली कमर पर रखे, उसके नितंबों को ऊपर उठाया, उसे आसानी से पकड़े रखा, जब तक कि वह पूरी तरह से सीधा खड़ा नहीं हो गया, जब तक कि वह ऊपर देखने से नीचे देखने में नहीं बदल गई। तब वह उसका तनावपूर्ण चेहरा, उसकी गर्म आंखें देख सकती थी। वह उसे चाहता था, उसे चाहता था। जिउये का दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे दबाया जा रहा हो। वह खुद को धीरे धीरे सांस लेने से रोक नहीं पा रही थी। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह खुद को उसके तनावपूर्ण चेहरे को धीरे से सहलाने, उसके माथे पर धड़कती नसों को सहलाने, उसके गर्म कानों को सहलाने से रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे चला, उसे पकड़े हुए, कदम दर कदम उसके बिस्तर की ओर बढ़ा। वह बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। प्रत्येक कदम ने लकड़ी के फर्श को क्रेक दिया, जैसे वह हांफती हुई, सिकुड़ गई, पूरी तरह से दूर देखने में असमर्थ। उसे अपने गर्म, नम होठों और जीभ का उपयोग करने के लिए, उसे चूसने और चूमने के लिए उसे देखती थी। उसके पूरे शरीर की धारणा उस जगह पर केंद्रित थी जो वह अपने मुंह में पकड़े हुए था। वह हेड से हद तक मुहावने से भी गुजरती थी। फिर से जाओ। उसका सिर उठाया। उसकी काली आंखें, जो अब काली नहीं हो सकती थीं। उसे पता था कि उसका चेहरा बहुत गर्म था, लाल। उसने दूधिया स्तनों को देखा जिन्हें वह चांदनी रात में चूस रहा था और चूम रहा था। गीले और गुलाबी दिख रहे थे। उसके निप्पल भी सीधे खड़े हो गए थे और अभी भी कांप रहे थे। उसका गर्म मुंह अभी अभी निकला था। बर्फीली ठंडी हवा तेजी से उसके ऊपर आई, जिससे उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसे नीचे लिटा दिया, उसे अपने ऊपर झुकने दिया और धीरे धीरे नीचे सरका दिया, जिससे खुली शर्ट के अंदर उनकी त्वचा एक दूसरे से रगड़ खाने लगी। जब उसके होंठ और उसके होंठ एक जैसे हो गए, तो उसने उसे फिर से चूमा। उसकी गर्म जीभ लालच से उसके मुंह में घुस गई, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। इस बार उसकी हरकतें कोमल और इत्मीनान से थीं। वह उसे चख रहा था, जैसे सबसे स्वादिष्ट केक चख रहा हो, जैसे सबसे मीठा अमृत चाट रहा हो। तूदा को कुछ और नहीं सूझ रहा था। वह केवल अपना मुंह खोल सकती थी ताकि वह हमला कर सके। वह केवल उसकी तेज धड़कन को अपनी छाती हिलाते हुए महसूस कर सकती थी। वह केवल उसके गर्म, मजबूत शरीर को अपने से सटा हुआ महसूस कर सकती थी।
फिर उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह उसे बिस्तर के पास खड़े देखकर हांफने लगी, अपनी बाहों पर लटके मोटे कपड़े उतारते हुए, अपने अंडरवियर की बेल्ट खींचते हुए। अंडरवियर उतार दिया गया और तुरंत नीचे गिर गया। उसका मजबूत मजबूत शरीर पूरी तरह से नग्न था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले उसका शरीर नहीं देखा था। जब वह मरने वाला था तो उसने उसकी देखभाल की थी, उसके घावों को सिल दिया था और उसे इस्त्री करने में मदद की थी। पर अब ऐसा नहीं है। उस समय वह मर रहा था। उसकी टांगों के बीच का मर्दानापन अब जितना मोटा और सीधा नहीं था। शक्ल सूरत बिल्कुल अलग थी। किसी कारण से वह घबरा गई, लगभग थोड़ी डर गई। तभी उसे उसकी कमर पर घाव दिखा जो उसने खुद ही सिल दिया था। यहाँ आने के बाद से उसने कभी उसके घाव को नहीं देखा था। जब वह पहली बार आई थी तो वह बहुत कमजोर थी और एलिन डॉक्टर थी जो वास्तव में दवा जानती थी। उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। उसकी कमर बेहद मजबूत थी, उसकी जांघें बहुत मजबूत थीं। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। हालांकि उसने उसे बड़े करीने से सिलने की कोशिश की, लेकिन दोनों निशान अभी भी कनखजूरे की तरह लकीरदार थे। उसने अनजाने में अपना हाथ उसकी कमर और जांघों को छूने के लिए उठाया। उसकी जांघ की मांसपेशियां कांप रही थी। यह सोचकर कि वह अभी भी दर्द में है, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसकी ओर देखा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने देखा कि उसका पुरुषत्व हिल रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह और भी बड़ा हो गया है। उसका चेहरा और भी लाल हो गया और साथ ही वह उसके शरीर से आ रही खुशबू को और भी साफ साफ महसूस कर सकती थी। उस मोहक कस्तूरी की खुशबू से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अनजाने में एक सांस ली। जब तक उसने उसका हाथ नहीं पकड़ लिया, तब तक उसे एहसास हुआ कि वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि वह उसकी ओर देख रहा था। मुझे बहुत समय हो गया जब से मैंने कोई महिला पाई है, वह भारी स्वर में बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी और कर्कश थी। अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, उसके कान लाल हो गए थे। उसने देखा कि वह नीचे झुकता है, अपनी उंगलियों से उसकी खुली शर्ट खोलता है, उसके बटन खोलता है, फिर धीरे धीरे उसे नीचे खींचता है। उसकी आंखें अभी भी उस पर टिकी हुई हैं। वह अनजाने में धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसके पैर बंद थे, लेकिन वह उसकी कमर को सहलाता रहा, ऊपर फिर नीचे। ऐसा लग रहा था कि वह तय नहीं कर पा रही थी कि ऊपर जाए या नीचे। कई सालों से तलवार पकड़े हुए उसके हाथ चमड़े की तरह खुरदरे हो गए थे। जिस जगह को उसने छुआ था वहां कांपने लगे और जलन होने लगी। वह इतनी चिढ़ी हुई थी कि वह लंगड़ाने लगी। उसने फिर से उसके होठों को चूमा, उसके होठों और जीभ से लिपटा हुआ तब तक चूमा जब तक उसका सिर चकराने लगा। जब वह दूर चला गया तो वह अचंभित होकर अपने सामने खड़े आदमी को देखने लगी। वह उसके बिस्तर के किनारे पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी जांघों के बीच, उसके घुटनों को पकड़कर उन्हें अलग कर रहा था। उसके निजी स्थान को देख रहा था जिसे किसी ने बहुत समय से नहीं देखा था। वह स्थान बहुत समय से गीला था। वह शर्मिंदा थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसे नहीं पता था कि उसने कब उसे बिस्तर पर खींच लिया था। उसे नहीं पता था कि उसने कैसे उसके पैरों को फैलाया, कैसे वह वहां घुटनों के बल बैठा। वह सहज रूप से पीछे हटना चाहती थी, अपने पैरों को बंद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें ढकने के लिए अपने हाथ उठा पाती, वह उससे एक कदम आगे निकल गया और अपना सिर नीचे कर लिया। वह हांफने लगी। उसके छोटे हाथ के पास केवल उसके सिर को धकेलने का समय था, लेकिन वह उसे दूर नहीं धकेल सकी और उसने पहले ही अपना सिर उसके पैरों के बीच दबा लिया था, उसे चकते हुए।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कर पाएगा। वह कैसे कर सकता था? वह असामान्य भावना अचानक आई। वह घबरा गई। वह जगह सख्त हो गई और उसके चिढ़ाने का जवाब देना जारी रखा। वह भारी सांस ले रही थी। बचना चाहती थी लेकिन स्वीकार भी करना चाहती थी। वह पीछे हटना चाहती थी लेकिन उसे दबाना चाहती थी। उसे अपने करीब खींचना चाहती थी। वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। जब उसका मुंह फिर से आगे बढ़ा तो वह अपनी सहज प्रवृत्ति के आगे समर्पण करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका छोटा हाथ उसे दूर धकेलने से बदलकर उसके छोटे बालों को पकड़ने लगा। वह सांस नहीं ले पा रही थी। वह केवल कांप रही थी और कराह रही थी। रोशनी की एक चमक, वह अपना सिर उठाने, अपनी आंखें बंद करने, अपने शरीर को मोड़ने और एक हल्की चीख निकालने से खुद को रोक नहीं पाई। जब अकड़न का एहसास खत्म हो गया तो उसका शरीर शिथिल हो गया और वह बिस्तर पर लेट गई। बेहद शर्मिंदा होकर उसने अपना चेहरा ढकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। वह जानती थी कि वह अभी भी उसकी टांगों के बीच में था। उसने उसकी टांगें और चौड़ी कर दी। बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी जांघों को अपनी मजबूत जांघों पर टिका दिया। उसके खुरदरे हाथ उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से को सहलाते और खेलते रहे। अंगूठा बार बार रगड़ता रहा, ऊपर ऊपर होता हुआ। धीरे धीरे उसकी जांघ के पास पहुंच गया, जिससे उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ ने उसे कुछ भी सोचने से रोक दिया। उसने सिर्फ महसूस किया कि वह नीचे झुका है, उसे वहां चूम रहा है, उसकी छाती, फिर उसकी गर्दन पर धड़कन। हर बार जब वह नीचे झुकता तो उसका शरीर उसके करीब आ जाता। उसने महसूस किया कि उसकी टांगों के बीच कुछ गर्म चीज चल रही है। वह थोड़ा कांप उठी। उसका पूरा शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया और उसने उसे कान में अनुनय करते हुए सुना, डरो मत, मुझसे मत डरो, मेरे से अपना हाथ हटाओ, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज में विनती के कारण उसके लिए मना करना मुश्किल हो गया। तूदा ने अनजाने में ही अपनी आंखों से हाथ हटा लिया और उन्हें खोल दिया। वह उसके ठीक सामने था। उसकी आंखें जल रही थी, इच्छा और तत्परता से भरी हुई थी। वह जानती है, मुझसे तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। उसने बोलना समाप्त किया। उसके दो बड़े हाथ अभी भी धीरे धीरे उसकी संवेदनशील जांघों को रगड़ रहे थे और सहला रहे थे। यह सही है। वह जानती थी कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। अभी तक नहीं। उसने अपनी लार निगल ली और भारी स्वर में उससे कहा, तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। पहली बार दर्द होगा, खून निकलेगा, यह सामान्य है, लेकिन उसके बाद यह बहुत बेहतर हो जाएगा। उसने उसकी ओर देखा, अपने सूखे होठों को चाटा, हल्की सांस ली और धीरे से कहा, आप जानते हैं, मैं दर्द से नहीं डरती। हाँ, वह जानता था। वह एक बहादुर लड़की थी, उसकी छोटी मृत्यु देवता। वह इतनी छोटी थी, उसे डर था कि वह उसे चोट पहुंचाएगा, लेकिन वह उसे बहुत चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसे गहराई से अपने पास रखना चाहता था, उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। इसलिए उसने फिर भी धीरे धीरे अपनी उंगली उसके शरीर में डाली। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसकी नाजुक पलकें सिकुड़ गईं, उसके कोमल होंठ खुल गए, धीरे से कराहने लगी। उसने सांस लेना बंद कर दिया। उसकी नरम, गर्म जगह ने उसकी उंगली को कसकर जकड़ लिया। सामने की झिल्ली ने उसकी उंगली को पूरी तरह से अंदर जाने से रोक दिया। उसका स्थान इतना छोटा था और उसके पैरों के बीच इतना तंग था कि तरल पदार्थ की एक बूंद बाहर निकल गई। अगर अभी बाथरूम में उसे छोड़ा न गया होता तो वह बहुत पहले ही हथियार डाल चुका होता और आत्मसमर्पण कर चुका होता। पहली बार जब उसने उसे चूमा
उसे अपनी टांगें खोलने के लिए मनाया तो वह पहले से ही गीली, नम थी, जिससे उसका खून खौल उठा। वह लगभग तुरंत उसे चाहने लगा। लेकिन इससे उसे दर्द होगा। उसे चाहिए कि वह और गीली हो जाए। उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है, तब वह उसे वास्तव में पकड़ सकेगा। तभी वह उसे बिना दर्द के स्वीकार कर सकती थी। खंड 2 अध्याय 8। उसने अपना सिर नीचे करके उसे चूमा, उसका ध्यान बंटाया, साथ ही अपने अंगूठे से उसकी कोमल जांघों को सहलाना जारी रखा, उसे छेड़ा। वह कांपने लगी और भी अधिक गर्म हो गई। उसके छोटे हाथ उसके कंधों पर रखे हुए थे, उसके नाखून उसकी पीठ में गड़े हुए थे। छोटा सा चेहरा जो हमेशा थोड़ा पीला रहता था, अब आकर्षक गुलाबी रंग में बदल चुका था, और उसके गोरे शरीर से बह रही पसीने की पतली परत भी चुपचाप हल्के गुलाबी रंग में बदल गई थी। क्योंकि उसे पहले कभी छुआ नहीं गया था, क्योंकि वह बहुत संवेदनशील थी, वह हाँफने लगी और कराहने लगी, और एक झटके में वह फिर से चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली थी। उसका दुबला शरीर तनावग्रस्त हुआ और फिर शिथिल हो गया। वह उसकी कोमल वक्रताओं को सहलाने, उसकी गर्दन पर तेज दिल की धड़कन को चूमने से खुद को रोक नहीं सका। फिर, जब वह अभी तक संभली नहीं थी, उसने अपना गर्म, कठोर लिंग लिया और उसके मीठे, गीले पानी के स्रोत के पास गया और प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। वह गीली थी, लेकिन अभी भी बहुत टाइट थी। जब उसने पत्तियों की पतली परत को छुआ, तो वह रुका नहीं, बस उसकी पसीने से तर कमर को पकड़ लिया और सीधे अंदर धकेल दिया। उसने एक सांस ली, लेकिन दर्द में चिल्लाई नहीं, बस उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया, अपने होठों को काट लिया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंख के कोने से एक गर्म आंसू बह निकला। वह माफी नहीं मांगेगा, उसे कोई अपराध बोध नहीं था, वह उसे चाहता था, वह उसके लिए बहुत तरसता था। मुझे लगता था कि इस जीवन में मुझे यह कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता था कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन उसने भी उसकी तरह अपने गले में एक सिक्का पहना था। एक सिक्का, सिर्फ एक सिक्का, उसकी नज़र में सोने, चांदी और जवाहरात से भी अधिक कीमती है। इस वजह से इसका मतलब था कि वह भी उसे चाहती थी, हमेशा उसे चाहती थी। वह उसे चाहती थी, उसकी चाहत भी रखती थी। वह चाहती थी कि वह उसका आदमी बने। उसने उसके आंसुओं को चूमा, उसके कटे हुए होठों को चूमा, उसे जाने देने के लिए मनाया, उसका मुंह खोला ताकि वह उसे जवाब दे सके। उसने अपनी उंगली से उसके संवेदनशील क्षेत्र को धीरे से सहलाया, जिससे उसे आराम मिला। फिर, उसकी हांफती हुई कराहों में वह और भी गहरा गया। वह जोर से करा उठी, उसकी आंखें और भी गीली और भ्रमित हो गईं। उसे थोड़ा पीछे हटना चाहिए था, थोड़ा और पीछे हटना चाहिए था। लेकिन उसने उसे कसकर लपेट लिया, भले ही उसे दर्द हो रहा था, फिर भी वह हाँफ रही थी, अपने हाथों को फैला रही थी, अपने शरीर को आराम देने की कोशिश कर रही थी, उसे और अधिक प्राप्त करना चाहती थी। उस क्रिया ने उसके दिल को और भी कठोर बना दिया। उसे पाने का एहसास बहुत ही शानदार था, गर्म, गीला, कसा हुआ, जल्दी से उसके चारों ओर लिपटा हुआ, उसे पाने के लिए तरस रहा था। वह खुद को थोड़ा रोकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब खुद को रोक नहीं सकता था। तीव्र वासना के कारण वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका, वह केवल उसे दबा सकता था, उसकी कमर पकड़ सकता था, बाहर खींच सकता था और फिर अंदर धकेल सकता था। उसने उसके छोटे से चेहरे को देखा जो दिन प्रतिदिन लाल होता जा रहा था। उसके कोमल होंठ लगातार मोहक कराहें निकाल रहे थे, उसकी नम आंखों में केवल उसकी ही छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। इंतजार, जरा ठहरिए, तूदा ने हांफते हुए पूछा। वह उसी तरह गर्म और कठोर था,
उस समय से बिल्कुल अलग जब उसने उसे छेड़ने के लिए अपने मुंह और उंगलियों का इस्तेमाल किया था। वह वास्तव में अधिक गहन, अधिक प्रत्यक्ष अनुभूति देता है। वह महसूस कर सकती थी कि वह उसे अलग खींच रहा है, उसे भर रहा है, उसे महसूस कर रहा है कि उसके स्थिर शरीर के अंदर वह हिलना शुरू हो गया है। हालांकि यह वास्तव में दर्दनाक था, लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ उसने दर्द को दूर कर दिया, जिससे यह लगभग असहनीय हो गया। गति कम करो, गति कम करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह फिर से झुका, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे उठाने के लिए उसकी कमर के पीछे पहुंचा। इस कोण ने उसके लिए प्रवेश करना आसान बना दिया, जिससे वह उसके करीब, गहराई से, बिना किसी अंतराल के, पूरी तरह से उसके शरीर में डूबा हुआ था। टूडा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसका शरीर गर्म हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया, उसके गुलाबी होंठ खुल गए। वह केवल उसकी बाह को कसकर पकड़ सकती थी, कांप रही थी और हाँफ रही थी। वह इतना बड़ा था कि उसे पता ही नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है। उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वह वास्तव में पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। उसने अपना पसीने से तर माथा उसके माथे से सटाया, अपना शरीर उसके माथे से सटाया। उसकी गहरी काली आंखें कर्कश स्वर में बोल रही थी, मैं नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद वह धीरे धीरे पीछे हट गया, फिर और अंदर चला गया। नहीं सकता। वह धीमा नहीं हो सकता था, वह उसे चाहता था, वह महसूस करना चाहता था कि वह भी उसे चाहती है। वह उसे अपने साथ उलझा हुआ महसूस करता था, अपने पसीने, दिल की धड़कन, शरीर के तापमान, यहाँ तक कि उसकी खुशबू और उसकी खुशबू को एक साथ मिला हुआ महसूस करता था, यह बताने में असमर्थ कि कौन किसका है। टूडा ने अपने सिर को उठाया और अपने सामने खड़े आदमी को देखा। उसका दिल काँप रहा था। वह कुछ कुछ भयंकर लग रहा था। उसकी नसें उभरी हुई थी, चेहरे की मांसपेशियां तनी हुई थी, लगभग वैसा ही जैसा वह गुलाम शिविर में दिखता था। लेकिन वह उसकी आंखों में भूख देख सकती थी, खामोश विनती महसूस कर सकती थी, और उसकी पागल दिल की धड़कन। उसने आगे नहीं बढ़ाया, बस पलटकर उसकी उंगलियां पकड़ ली, अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी, उसे गले लगा लिया, उसे स्वीकार कर लिया, उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। वह पीछे हट गया, फिर आगे बढ़ा, पीछे हटा, फिर आगे बढ़ा, तेज और तेज, और गहरा। उसने उसे सोचने में असमर्थ बना दिया। वह केवल उसे कसकर गले लगा सकती थी, उसके हमले को झेलने के लिए कराह रही थी और हाँफ रही थी। घर्षण और टक्कर के कारण उसकी गर्दन पर सिक्के की आवाज सुन रही थी, जो एक स्पष्ट बजने वाली आवाज बना रही थी। उसकी गर्म, पसीने से भीगी त्वचा को अपनी त्वचा से रगड़ते हुए महसूस कर रही थी। उसके अलावा बाकी सब कुछ गायब हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक तूफानी रात में डूब रही है, एक अथाह झील में गिर रही है, और डूबने से बचने के लिए वह उसे केवल कसकर पकड़ पा रही है। जैसे ही वह चरमोत्कर्ष पर पहुंची, उसने सहज रूप से उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अपनी स्तब्धता में उसने केवल उसे अपने कान में धीरे से गुर्राते हुए सुना, उसे गहराई से प्रवेश करते हुए महसूस किया, कांपते हुए जब उसने सब कुछ उसके अंदर फेंका। जब उसे होश आया, तो वह अभी भी उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके दिल पर चोट कर रहा था जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह अभी भी उसके शरीर के अंदर था, गर्म, उसे अंदर से बाहर तक बांधता हुआ, उसे भरता हुआ। वह अभी भी बहुत गर्म था, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। फिर उसने अपने आप को ऊपर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया और पीछे हटने का इरादा किया। इस क्रिया से उसका संवेदनशील शरीर कांप उठा।
वह खुद को रोक नहीं पाई और एक बार फिर से करा उठी और अनजाने में ही उसे कसकर गले लगा लिया। यह सोचकर कि उसने उसे चोट पहुंचाई है, वह जल्दी से रुक गया, बेचैनी से अपने नीचे बैठी लड़की को देखने लगा। उसे बहुत डर था कि उसने उसे चोट पहुंचाई है। वह इतनी छोटी और कमजोर थी, सचमुच उसके शरीर से भी बहुत छोटी। उसे अधिक धैर्य रखना चाहिए था। उसे लगा कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है क्योंकि उसने पहले कभी नियंत्रण नहीं खोया था। लेकिन जब वह शर्म और दर्द के बावजूद उसके नीचे इतनी आकर्षक ढंग से लेटी हुई थी, तब भी वह उसे सहन करने और स्वीकार करने को तैयार थी। उस पल वह पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। वह अभी भी उसके कान के पास हाँफ रही थी। उसने उसे गले लगाया, अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को सहारा दिया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई, उसे दबाने की हिम्मत नहीं हुई और पीछे हटने की हिम्मत नहीं हुई। वह, तुम ठीक हो? उसने उसकी कर्कश आवाज सुनी, उसके शरीर की मांसपेशियों में तनाव महसूस किया। वह बोलने में शर्म महसूस करते हुए खुद को मजबूरन उसकी गर्दन से छुड़ाने लगी। कोई बात नहीं, यह सुनकर उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाया जब तक कि वह उसे देख न सका। नीचे लड़की, उसके काले बाल उसके पीछे लटक रहे थे, उसका छोटा सा चेहरा गुलाब की तरह लाल था, उसकी आंखें अभी भी संभोग के बाद उलझन से भरी हुई थी। लेकिन वह भौचक्की रह गई। उसके होठों पर दांतों के निशान थे जो दर्द को रोकते हुए काटने से बने थे। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया था, उसने अपने होठों को काट लिया। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे दबाया जा रहा हो। उसने अपने हाथ को उसके होठों पर लगे छोटे से घाव को पोंछने के लिए उठाया और कर्कश, माफी मांगने वाली आवाज में कहा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता था। उसे चोट, मुझे लगा कि मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह जानती थी, उसने कहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उस आदमी की आंखों में संघर्ष देख सकती थी। तनाव से उसका सिर ऊपर नीचे खिसक रहा था, उसके गालों से पसीना बह रहा था जो नई उगी हुई दाढ़ी में समा रहा था। वह अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने आगे बढ़कर उसकी धड़कती हुई कैरोटिड धमनी को सहलाया, उसकी ठोड़ी पर से पसीना पोंछा, उसके चेहरे और फिर उसके कानों को सहलाया। मुझे पता है। उसने अपनी शर्मिंदगी दबाई, उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी आंखें गहरी हो गईं, उसकी आंखों के कोने थोड़े फड़कने लगे। एक पल में उसका शरीर अचानक थोड़ा कांप उठा, तुरंत सख्त हो गया, जिससे वह हांफने लगी। इस डर से कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा और उसे फिर से चोट पहुंचाएगा। उसने जल्दी से अपने दांत पीस लिए और उसके गर्म शरीर से बाहर निकल गया। उस छोटे से घर्षण से भी उसकी सांस रुक गई, उसकी नाजुक पलकें सिकुड़ गईं, उसके मुंह से एक हल्की कराह निकल गई। वह खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे को सहलाया, अपना सिर नीचे किया और उसे दिलासा देने के लिए उसके होठों को चूमा। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। उसके जवाब देने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और बिस्तर से उतरने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह गया, तुदा ने तुरंत अपने ऊपर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। लेकिन उसने सावधानीपूर्वक उसके ऊपर कंबल खींच दिया और बाहर चला गया। वह खड़ी होना चाहती थी लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। वह अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी और जब वह आगे बढ़ रही थी तो उसके पैरों के बीच से धीरे धीरे पानी की गर्म धारा बह रही थी, जिसे देखकर वह चौंक गई। बिस्तर की चादर गीली होने के डर से वह शर्मिंदा थी और जल्दी से उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, अपने पैरों को कसकर जकड़ लिया, अपनी तरफ मुड़ गई। लेकिन फिर भी उसे लगा कि वे बह रहे हैं
और उसकी उंगलियां गीली हो रही हैं। उस पल वह वास्तव में नहीं जानती थी कि क्या करना है। फिर उसने उसे वापस आते सुना, लेकिन वह बिस्तर पर नहीं आया। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। वह थोड़ा आगे बढ़ी, बिस्तर के बाहर देखा तो देखा कि वह पानी की केतली और एक छोटा सा स्टोव लेकर आया था। पीने के लिए पानी उबल रहा था, लेकिन अब उसने केतली को स्टोव पर रख दिया। फिर पानी का एक बेसिन और एक कपड़ा लेने गया, पानी के गर्म होने का इंतजार किया और उसे बेसिन में डाल दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह क्या करना चाहता था। उसने सिर्फ अपना चेहरा लाल होते हुए महसूस किया, लेकिन उसका दिल गर्म हो गया। निश्चित रूप से उसने कपड़ा लिया और खड़ा हो गया, कंबल उठाया और धीरे से उसकी कसकर बंद टांगों को सहलाया। उसने उसकी तरफ देखा, उसने भी उसकी तरफ देखा, एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि यह बहुत शर्मनाक था, लेकिन इस तरह से जारी रखना कोई समाधान नहीं था। इसके अलावा वह गर्म तरल बहुत पहले ही उसके हाथ और जांघ से निकलकर चुपचाप नीचे बह रहा था। तूदा का चेहरा लाल हो गया। वह केवल उसे फिर से अपने पैरों को फैलाने दे सकती थी, ताकि वह उनके संभोग के सबूतों को साफ कर सके। वह शर्म से बिस्तर पर लेट गई, अपने निजी अंगों को अपने हाथों से ढक लिया और अपने पैरों को कसकर जकड़ लिया, जिससे उसके पैरों के बीच का हिस्सा थोड़ा सिकुड़ गया। लेकिन साथ ही वह यह भी देख सकता था कि उस मनमोहक चमकते पानी में खून भी मिला हुआ था। उसके अंदर आत्मग्लानि और पश्चाताप उमड़ पड़ा, जिससे बेचैन भावनाएं आज्ञाकारी ढंग से शांत हो गईं। उसने धीरे से उसकी जांघों को सहलाया, वह शर्मा गई, आज्ञाकारी ढंग से अपनी जांघें खोल दी, लेकिन शर्मिंदगी में अपनी आंखें बंद कर ली। वह शर्मीला, आकर्षक रूप। उसने खुद को मजबूर किया कि वह अपनी आंखें बिस्तर पर आधे घुटनों के बल बैठी उसकी जांघों के बीच में ले जाए और उसे पोंछने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करे। यह एक बेहद मुश्किल काम था, खासकर तब जब वह इतनी आकर्षक लग रही थी। यद्यपि यह पहले ही फट चुका था, फिर भी यह शीघ्र ही ठीक हो गया तथा अर्ध कठोर अवस्था में बना रहा। लेकिन उसने उसे चोट पहुंचाई थी। उसे नहीं लगता था कि वह आज रात फिर से इसे बर्दाश्त कर पाएगी। वह उसे उसके साथ प्यार करने से नहीं डराना चाहता था। उसने उसे साफ करने में मदद की, न केवल उसके पैरों के बीच, बल्कि उसके गीले हाथों को भी। उसने कोई विरोध नहीं किया, उसे अपने पास रहने दिया तथा अपनी पतली पतली उंगलियों को सावधानी से पोंछने लगी। चूंकि वह कुछ समय तक दास शिविर में रही थी और एक दयनीय जीवन जी रही थी, इसलिए उसके हाथ अब पहले जैसे चिकने नहीं थे, बल्कि अभी भी बेहद मुलायम थे। उसकी खुरदरी, कठोर उंगलियों की तुलना में वे पूरी तरह से अलग थे। जैसे ही वह उसके छोटे हाथ को अपने हाथ में देखकर थोड़ा चकित होने वाला था, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने घबराकर ऊपर देखा, केवल यह देखने के लिए कि वह किसी समय उठकर बैठ गई थी। उसने न केवल अपना हाथ वापस खींच लिया था, बल्कि उसने अपने पैर भी बंद कर लिए थे। लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसके हाथ से कपड़ा लिया, उसे पानी में डाला और उसे साफ किया। फिर शर्मा गई, अपनी आंखें नीची कर ली और गीले कपड़े से उसके आधे सख्त लिंग को ढक दिया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने पैरों को फैला दिया। उसके लिंग पर थोड़ा सा लाल रंग था, यह उसका खून था, इस बात का सबूत कि उसने कभी किसी और पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए थे। उसने सांस लेना बंद कर दिया, हिलने में असमर्थ। वह केवल उसे ध्यान से उसे साफ करने में मदद करते हुए देख सकता था, उसके स्पर्श से उसे और अधिक कठोर होते हुए देख सकता था। उसने उसका परिवर्तन देखा, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। जब उसने पोंछने का वह सरल काम पूरा किया, तो वह थोड़ा झिझका और धीरे से पूछा, यह हमेशा ऐसा ही? उसने अपनी आंखें
नीचे झुका रखी थी, लेकिन वह देख सकता था कि उसके कान लाल हो रहे थे। बस इसे सहलाओ और यह ठीक हो जाएगा, उसने भारी स्वर में उत्तर दिया। तुम्हें किसी औरत को छुए हुए कितना समय हो गया है? उसने फिर से चुपके से पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह यह सवाल पूछेगी, लेकिन फिर भी उसने यह बात स्वीकार कर ली। 3 साल और 8 महीने। तूदा दंग रह गया। अचानक ऊपर देखा तो पाया कि उसकी आंखें बहुत काली, बहुत गहरी, बहुत गर्म थी। क्यों? मुझे लगता है कि वहां एक पीच ब्लॉसम तंबू है। वह अपने आप को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि सैन्य शिविर में सैन्य तकनीशियन भी हैं। इस गोल तंबू में आड़ू रंग के पर्दे लगे हैं और अक्सर इसमें से अश्लील आवाजें आती रहती हैं। दासों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह अब दास नहीं था और उसके पास पैसा था। लासों ने उन्हें मेरा मनोरंजन करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने उससे कहा, लेकिन मुझे महिलाओं पर दबाव डालना पसंद नहीं है। हाँ, उसे यह पसंद नहीं था। वह जानती थी कि लड़ाई के बाद अराजकता में कुछ भी हो सकता है। अगर वह चाहता तो किसी नागरिक के घर में घुसकर अपनी हवस मिटाने के लिए किसी महिला नागरिक का इस्तेमाल कर सकता था। वह जानती थी कि कोई ऐसा करेगा। वह कमबख्त थापला कौन ऐसा करेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस सहन किया। 3 साल और 8 महीने तक सहन किया और सैन्य वेश्याओं के लिए चीजें मुश्किल भी नहीं बनाईं। शिविर में कुछ महीनों के दौरान, भले ही वह जानता था कि वह एक महिला थी, उसने उसे मजबूर नहीं किया। खंड 2 अध्याय 9। अचानक दर्द बढ़ गया। उसे गुलाम शिविर में वह समय याद आया जब ये पुरुष महिलाओं के बारे में बात करते थे। वह जानती थी कि वह भी उत्तेजित था। अपनी भड़ास न निकालना बहुत असुविधाजनक होता, इसलिए उसने अपनी शर्मिंदगी को दबाने की कोशिश की और उसकी बात मान ली। इस बार उनके बीच कपड़े की कोई परत नहीं थी। उसकी चीज उसके हाथ में उभरी हुई थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसने उसकी ओर देखा, शर्मा गई और धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। उसने उसे गौर से देखा। उसकी काली आंखों में अथाह गहराई थी। काफी देर बाद उसने उसे छोड़ दिया। उसने उसे पकड़ लिया। उसका छोटा हाथ बार बार सहला रहा था और रगड़ रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। उसकी छाती में जकड़न हो रही थी। उसके माथे की नसें फिर से उभर रही थी। उसका निचला जबड़ा भींचा हुआ था। फिर उसने देखा कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गई हैं। उसका जबड़ा कस गया है। उसने एक धीमी सी गुर्राहट निकाली। इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके हाथ में उछल पड़ा। उसका पुरुषत्व उसके हाथ में थोड़ा कांप उठा, फिर धीरे धीरे नरम पड़ गया। इस समय उसकी आंखों के सामने खड़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था। यहाँ तक कि जब वह मरने वाला था, तब भी वह इतना कमजोर नहीं लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे गर्व क्यों महसूस हो रहा था। यह आदमी उसका था, उसका था। शायद यह एक भ्रम था, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई और झुक गई। अपने होंठ खोले और डरते हुए उसे चूमा। उसकी गर्म सांस और होठों को अपने मुंह में ले लिया। उसका शरीर चिढ़ा हुआ था और पसीने से लथपथ था। वह घुटनों के बल बैठकर उसे देख रहा था। उसकी मुट्ठियां उसकी नंगी जांघों पर कसी हुई थी, जो अभी भी कांप रही थी। तुम मेरी हो, उसने धीरे से उसके होठों पर कहा, मेरा। वह सिर्फ दोहरा सका, कर्कश स्वर में सहमति जताते हुए। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। उसकी सहमति से उसका शरीर और भी गर्म हो गया। उसने उसकी ओर देखा। उसका छोटा सा चेहरा फिर से लाल हो गया। उसका दिल अचानक किसी कारण से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें नीची कर ली।
और उसे पोंछना जारी रखा। फिर उसने कपड़ा लिया वहां और उसकी जांघ पर तरल पोंछा और कपड़े को निचोड़कर साफ किया और फिर से दोनों को पोंछा। जब वह बिस्तर से उठने वाला था तो उसने उसे वापस खींच लिया। अब ऐसा मत करो, इसे कल साफ कर लेना। उसने उसकी ओर देखा, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसे बिस्तर पर खींच लिया। उसने उसकी ओर देखा, फिर कपड़े को पानी के बेसिन में डाल दिया, बिस्तर पर उसकी इच्छानुसार लेट गया, उसके बगल में लेट गया और अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी। रात हो चुकी थी, जगह बहुत शांत थी। खिड़की से हल्की चांदनी छनकर आ रही थी। वह उसके गर्म, मजबूत आलिंगन में रेंग गई, उसके शरीर पर खुशबू को सूंघ सकती थी, उसकी त्वचा को सहला सकती थी और यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी महसूस कर सकती थी। इस जगह पर आने के बाद यह पहली बार था जब वह एक साथ जमीन पर बिस्तर पर सोए थे और उसने उसकी ओर पीठ नहीं की। उसे अच्छा लगा कि वह उसे इस तरह से पकड़ रहा था। उसे यह एहसास अच्छा लगा कि वह उस पर इस तरह दबाव डाल रहा है, त्वचा से त्वचा, दिल से दिल। टूदा ने अपना चेहरा उसकी छाती से सटा दिया। उसके छोटे छोटे हाथ उसकी कमर को ढंककर उसे गले लगा रहे थे। उसकी छाती में दिल लोरी की तरह धड़क रहा था। वह चुपचाप आहें भरती रही, अपने दिल की धड़कन की आवाज के साथ गहरी नींद में सोती रही। अगले दिन वह जागी और पाया कि उसका पूरा शरीर दर्द में था, उसके पैर कमजोर और थके हुए थे। लेकिन उसने उसकी देखभाल की, उसके लिए चाय और खाना लाया, उसे साफ करने में मदद की और उसके बालों में कंघी भी की। क्योंकि वह कल रात खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, वह बहुत पछता रहा था। भले ही उसने कहा कि वह बहुत बेहतर है, फिर भी वह जिद कर रहा था कि वह बिस्तर पर आराम करे। उसे इस तरह जिम्मेदारी लेते देख टूदा आज्ञाकारी ढंग से बिस्तर पर वापस लेट गया और 2 घंटे और सो गया। लेकिन उसके बिना बिस्तर ठंडा था। हालांकि वह थकी होने के कारण फिर भी सो गई, फिर भी वह समय समय पर जागती रही। खाली कमरे को देखते हुए, अगर पिछली रात के संभोग से दर्दनाक, नरम पैर, लाल और सूजे हुए सीने और कूल्हे और बिस्तर पर उसके होने की गंध न होती, तो उसे लगता कि यह एक सपना था। दोपहर के करीब वह अभी भी इसे सहन नहीं कर सकी और बिस्तर से उठकर उसके लिए खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। उसकी भूख वास्तव में कम नहीं थी, यहाँ तक कि जब वह वापस आया तो बहुत भूखा था। उसने कभी भूख की शिकायत नहीं की, लेकिन वह जानती थी कि वह कभी भी उसका पकाया हुआ खाना नहीं छोड़ता था। सौभाग्य से एलिंग के घर में चावल की कमी नहीं थी। वह एलिंग के हिस्से का चावल अपने कमरे में ले आई। वह वहां बेसुध होकर नहीं बैठी रही, जैसे कि उसे कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी उसने खुद को भोजन को अपने मुंह में डालने के लिए मजबूर किया। शिव ये खड़ी हो गई, उसे परेशान किए बिना, केवल इतना कहा, बाद में मैं चावल लाने के लिए बाजार जाऊंगी, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? यह सुनकर एलिंग की चावल को अपने मुंह में लाने के लिए चॉपस्टिक पकड़ने की क्रिया अचानक बंद हो गई। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखा, बिना जवाब दिए बहुत देर तक देखती रही। वह उसे तब तक देखती रही जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया, यहाँ तक कि उसके कान भी गर्म नहीं हो गए। किसी कारण से उसे लगा कि यह लड़की सब कुछ जानती है, जानती है कि वह देर से क्यों उठी, जानती है कि उसे बाद में क्या करना है। उसके बाद महिला जादूगरनी ने अचानक अपने होठों के कोने को हिलाया और बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, जल्दी में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वाक्य ने उसे फिर से शर्मिंदा महसूस कराया, इसलिए वह केवल दूर जा सकती थी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल सकती थी। उसे खाने के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उसने एक बड़ा केक पकाया,
गर्म बकरी के मांस को एक चीनी मिट्टी के बर्तन के कटोरे में डाला, इसे एक लकड़ी के बक्से में रखा, इसे एक पुराने कपड़े से ढक दिया और उसे खोजने के लिए बाजार में ले आई। बाजार के बाहर बहुत शोर था। वह भीड़ के बीच से चली गई, उस साधारण स्टॉल पर जो उसने बची हुई लकड़ी से बनाया था। यद्यपि काउंटर साधारण था, फिर भी वहां मोमबत्तियां रखने के लिए पर्याप्त जगह थी और उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ा। उसके पीछे की दीवार पर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा था जिस पर उसने लिखा था। चीनी अक्षरों के अलावा उसने इलिंग से उस पर विदेशी अक्षर भी लिखने को कहा था, ताकि दूसरे देशों के व्यापारी भी पढ़ सकें और समझ सकें। वह लोगों को मोमबत्तियां बेच रहा था और जब उसने ऊपर देखा और उसे देखा तो वह दंग रह गया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। वह उसके पास चली गई और उसने एक कुर्सी खींची ताकि वह बैठ सके। तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। वह बैठ गई और यह देखकर कि वह अभी भी खड़ा था, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे भी बैठने का संकेत दिया। यह छोटी सी कुर्सी उन्हें और उनकी पत्नी को एक परित्यक्त घर में मिली थी और फिर उसकी मरम्मत की गई। वे दोनों वास्तव में थोड़े तंग बैठे थे, लेकिन चूंकि उसने पूछा था, वह फिर भी आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में बैठ गया। उसने लकड़ी का बक्सा उसकी गोद में रखा, उसे खोला और उसे उसके कान में धीरे से पूछते हुए सुना, क्या तुम्हें चलने में दर्द होता है? यहाँ इतने सारे लोग थे, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सीधे पूछेगा। हालांकि वह बहुत धीरे बोल रहा था, फिर भी उसे डर था कि दूसरे लोग सुन लेंगे। लेकिन उसकी इस तरह की चिंता ने उसके दिल को भी खुश कर दिया। तूदा का चेहरा चुपचाप लाल हो गया। उसने चांद का केक निकाला, अपनी चॉपस्टिक्स को उसके लिए बकरे के मांस के कटोरे पर रख दिया, अपनी आंखें नीची कर ली और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, खूब घूमने से तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। सारी सुबह व्यस्त रहने के कारण तुम्हें भूख लगी होगी, खाओ। ऐसा कहने के बाद वह बकरी के मांस और मूनकेक का कटोरा उसके पास ले आई। उसने उसकी ओर देखा, सुनिश्चित किया कि वह वास्तव में ठीक है, फिर उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ा। फिर बकरी के मांस के चावल के केक को 2 हिस्सों में विभाजित किया, एक आधा उसे दे दिया। तुम भी खाओ। उसका दिल गर्म हो गया। वास्तव में वह भूखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसके अच्छे इरादों को स्वीकार किया और एक निवाला खा लिया। उसे खाते देख उसने भी अपने हाथ में लिया खाना खाना शुरू कर दिया। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे, साथ में ग्रिल्ड पोर्क रोल खा रहे थे और अपने सामने खड़ी भीड़ को देख रहे थे। हालांकि हवा ठंडी थी, फिर भी किसी कारण से उसे अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी। एक पल बाद उसने अपना हिस्सा खत्म कर लिया और उसने उसे अपने बचे हुए 2 निवाले दिए। मेरा पेट भर गया है, मेरे लिए खा लो। एक और निवाला खा लो। उसने अपनी आंखें नीची करके उसे देखा, धीरे से मना रहा था। तूदा ने उसकी ओर देखा, अपनी इच्छानुसार एक निवाला खाया, लेकिन यह बहुत ही छोटा निवाला था। उसके चेहरे पर बेपसी और मनोरंजन दोनों झलक रहे थे। मुझे भूख नहीं है, सच में, तुम खाओ। उसने मीट पाई उसके मुंह के पास लाकर धीरे से कहा। इससे पहले उसे किसी ने यह नहीं खिलाया था। वह दंग रह गया। उसका प्यार बेपनाह बढ़ रहा था जब उसने देखा कि वह अपने हाथ में रखे मीट पाई को काटने के लिए हठपूर्वक अपना मुंह खोल रही है। क्या यह स्वादिष्ट है? उसने उसकी ओर देखा और पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाया और उसके द्वारा लाए गए मीट पाई का एक और निवाला अपने मुंह में लिया। वह मुस्कुराई। वह घबरा गया, उसका दिल अचानक 2 धड़कनों से रुक गया। वह शायद ही कभी मुस्कुराती थी, उसने शायद ही कभी उसे मुस्कुराते हुए देखा हो,
लेकिन जब भी वह मुस्कुराती थी तो वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता था। उसके होठों के कोने पर थोड़ा मांस का रस लगा हुआ था। उसने उसे पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन इस समय वह उसके स्पर्श से बच नहीं पाई। वह उसे चूमने के लिए लगभग अपना सिर झुकाने ही वाला था। सौभाग्य से उस समय एक ग्राहक आया, इसलिए वह अपने होश में आया और ग्राहक का अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। तूदा ने शर्म से उसकी पीठ की ओर देखा, चुपचाप उसके गर्म छोटे चेहरे को सहलाया। उसे यकीन था कि अब उसके गाल लाल हो गए होंगे। तभी उसे पता चल गया कि वह अपना सिर नीचे करके उसे चूमना चाहता है। इस जगह पर आने के बाद और अब दुष्ट सेंचुरियन कमांडर न होने के कारण उसे पता चला कि वह कम बोलने वाला व्यक्ति था। अतीत में वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि कभी-कभी वह अचानक क्यों रुक जाता था या फिर मुड़कर चला जाता था। लेकिन आज उसे आखिरकार इसका कारण पता चल गया। पीछे मुड़कर सोचने पर हर बार जब वह ऐसा करता था तो उसकी आंखें पहले जैसी ही होती थी। पहले उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन कल रात के अनुभव के बाद वह स्पष्ट रूप से समझ गई। वह अचानक चुप हो गया, अचानक चला गया, सब इसलिए क्योंकि वह उसे चाहता था। लेकिन वह पीछे हट गया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे छुआ जाए, इसलिए वह बार-बार पीछे हट गया। उसका दिल चुपचाप तेजी से धड़क रहा था। उसके लिए उसके द्वारा की गई छोटी-छोटी बातें उसके दिल को झकझोर देती थी और उसे गर्म कर देती थी। कभी-कभी वह वास्तव में समझ नहीं पाती थी कि वह मूर्ख था या वह अपने सामने खड़े आदमी को स्थानीय बोली का धारा प्रवाह उपयोग करते हुए लोगों के साथ व्यापार करते हुए देखकर वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। हालांकि वह चीनी अक्षर पढ़ और लिख सकती थी, लेकिन वह कई विदेशी भाषाएं जानता था। यदि वह खड़े होकर बेचे तो शायद वह उसके जितना नहीं बेच पाएगी। आखिरकार यहाँ चीनी वास्तव में एक विदेशी भाषा है। ग्राहक मोमबत्ती खरीदने के बाद चला गया। वह उसके बगल में बैठने के लिए वापस मुड़ा। उसने अपने हाथ पोंछने के लिए एक रुमाल निकाला और उसके भी हाथ पोंछे, फिर खुद को रोक नहीं पाई और उसके मुंह के कोने से मांस का रस पोंछने लगी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। उसने अपना हाथ नहीं हटाया, बस शर्मा गई और उसे पकड़ने दिया। फिर उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप मुझे एक विदेशी भाषा सिखा सकते हैं? तुम मुझे सिखाओ, मैं इसे तुम्हारे देखने के लिए लिखूंगा। वह दंग रह गया। उसने अपनी आंखें नीचे करके उसे देखा। बहुत देर बाद उसने कहा, ठीक है। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, जिससे वह घबरा गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे उसके कानों को सहलाने लगी। नतीजतन दिन के उजाले में इतने सारे लोगों के सामने उसने उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। जब वह पीछे हटा तो उसने देखा कि एलिना नाम की लड़की कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, वह उसे घूर रही थी। उस पल उसे अचानक याद आया कि उसने यहाँ तक आने के लिए इतना दर्द क्यों सहा था। उसे देखकर वह आज सुबह की अपनी चिंता भूल गई थी। हालांकि दूसरी लड़की के चेहरे पर अनिच्छुक भाव देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन बस सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए उसने फिर भी हाथ बढ़ाया, अपनी शर्मिंदगी को दबाने की कोशिश की और साहसपूर्वक उसकी कमर को गले लगाया। एलिना ने यह देखा, अपना चेहरा उठाया, मुड़ी और चली गई। हालांकि उसे लगा कि उसने जानबूझकर अपनी संप्रभुता को इस तरह घोषित किया है। वह वास्तव में बेशर्म थी, लेकिन उसने फिर भी पीछे हटने की कोशिश की और आत्मविश्वास से अपना चेहरा उसके सीने में रगड़ दिया।
यह उसका आदमी था, उसका। उस दिन के बाद हर दिन वह उसके लिए खाना लाती थी और उसके साथ इस छोटी सी कुर्सी पर बैठकर खाना खाती थी। लंबे समय के बाद आस-पास के व्यापारियों सभी को पता चल गया कि वह उसकी पत्नी थी। हालांकि वह कभी कभार कुछ चुलबुली, बोल्ड और उदार लड़कियों से मिल जाता था, लेकिन वह उन पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाता था। हर कोई जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। हालांकि कोई मीठी बातें नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उसका पीछा करती थीं। वह अक्सर उसके सहारे झुकी रहती थी। जब उसे लगता था कि कोई नहीं देख रहा है, तो वे दोनों चुपके से हाथ पकड़ लेते थे। एलिने के यहाँ ज्यादा काम नहीं था, इसलिए सुबह सुबह उसके लिए पानी लाने के बाद वह छोटे मोटे काम ढूंढने के लिए बाजार चला जाता, चीजें बेचने में मदद करता, सामान उतारता और दोपहर को मोमबत्ती की दुकान पर जाता। उस समय वह उसके पास आती। शाम होते ही स्टॉल समेट कर घर लौट जाती। लेकिन कभी कभी एलिना उसे काम में मदद करने के लिए बुलाती और वह नहीं आ पाती। उसे न देखकर वह घर चला जाता, यह देखने के लिए कि उसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। फिर बाजार लौट आता। आज भी वही हुआ। कोई इलाज करवाने आया था। वह एक व्यापारी था जो गलती से घोड़े से गिर गया था। क्योंकि एलिना को अन्य लोगों को छूना पसंद नहीं है, इसलिए यदि बहुत जरूरी न हो तो वह किसी को छूती नहीं है। तूदा ने घाव को साफ करने और सिलने में मदद की। उसने उसे देखा और उसे परेशान करना बंद कर दिया। काम करने के लिए बाजार लौट आया। रास्ते में उसने कंघी, हेयरपिन और लकड़ी के बक्से बेचने वाली दुकान देखी, जिसे उसने आखिरी बार देखा था। वह बिना एहसास किए उस स्टॉल के सामने रुक गया। उसने उस कंघी को घूर कर देखा। लोग पानी की तरह आ जा रहे थे। व्यापारी घूम रहे थे, मोल तोल कर रहे थे और अपना माल बेच रहे थे। वह जानता था कि उसे यह कंघी पसंद है। उसने उसे पहले भी इसे घूरते हुए देखा था। शीर्ष पर जियांगन नदियों और झरनों के दृश्य उकेरे गए थे, जिसमें सीपियां जड़ी हुई थी। उसने पहले कभी समुद्र नहीं देखा था, और ऐसा कहा जाता था कि समुद्र अब तक देखी गई सबसे बड़ी झील से भी बड़ा था। इसने उसे घर की याद दिला दी। हर बार जब वह पास से गुजरती थी, भले ही वह रुकती नहीं थी, वह खुद को रोक नहीं पाती थी, लेकिन एक नज़र चुराने से नहीं रोक पाती थी, और अनजाने में उसका हाथ भी दबा लेती थी। उसने कभी घर जाने का जिक्र नहीं किया। उसने अंदाजा लगाया कि वह हजारों मील दूर अपने गृहनगर में वापस नहीं लौट सकती। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बल्कि ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता। खंड 2 अध्याय 10। उसे अब याद नहीं आ रहा था कि उसका पुराना गृहनगर कैसा था। उसके बचपन की यादें बहुत पहले ही धुंधली हो चुकी थीं। यहाँ तक कि उसके दुखद रूप से मृत माता पिता के चेहरे भी बदला लेने से पहले ही धुंधले हो गए थे। सालों की लड़ाई और मार काट के बाद अब दर्द भी गायब हो गया था। यह वही थी जिसने उसे उसकी माँ की यादें वापस दिला दी थी। अचंभे में उसे केवल इतना याद आया कि उसकी माँ हान लगती थी। पूर्णिमा के दिन वह अक्सर उसे अपने गृहनगर के बारे में, वहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में बताती थी। उसकी आवाज़ हमेशा पुरानी यादों से भरी होती थी, और उसकी आंखों में थोड़ी उदासी भी होती थी। उसे याद आया कि एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को एक सांग कारीगर द्वारा बनाया गया एक चांदी का कंगन दिया था, जिस पर एक खूबसूरत आर्किड उकेरा गया था, जो बेहद नाजुक था। माँ इतनी भावुक हो गई कि वह बोल नहीं पाई। उसने तुरंत कंगन पहन लिया और मरते दम तक उसे नहीं उतारा। सर, मैं आपको जानती हूँ। आपकी पत्नी सॉन्ग से है न? मैं तुम्हें सबसे सस्ता वाला दूंगा जो तुम्हें पसंद आएगा।
व्यापारी पिछली बार की तरह उत्साहित नहीं था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और अपने ग्राहकों का अभिवादन किया। उसने हमेशा उसे अपना सारा पैसा दिया था, चाहे वह मोमबत्तियां बेचने से मिला हो या कुली के रूप में उसका वेतन। वह हमेशा सामान रखती या खरीदती थी, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती थी। यहाँ तक कि वह जिस कंघी का इस्तेमाल कर रही थी, वह भी एलिन से उधार ली गई थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह उसे अपने पास रखने के लिए कुछ खरीदना चाहता था, ताकि वह अपनी खुद की कंघी रख सके। उसने अपनी आंखें नीची करके शानदार लकड़ी की कंघी को देखा। शुरू में वह पानी की सतह पर खिले 2 कमल के फूलों वाली कंघी लेने का इरादा रखता था, लेकिन उसके बगल में एक अर्धचंद्राकार कंघी देखी, जिस पर एक छोटा सा फूल उकेरा गया था। हालांकि लकड़ी की कंघी साधारण थी, लेकिन गहरे काले रंग की कंघी पर 5 शुद्ध सफेद पंखुड़ियां बेहद आकर्षक थीं। उसने फूल की ओर इशारा किया और पूछा, यह देखकर कि वह वास्तव में दिलचस्पी ले रहा था, व्यापारी तुरंत दोस्ताना हो गया और कुशलता से परिचय कराया। यह खुबानी है, खुबानी का फूल। यह केवल ठंडे क्षेत्रों में ही खिलता है, इसलिए यहाँ यह नहीं है, लेकिन मेरे गृहनगर में यह खूब खिलता है। पूरा फूल एक सिक्के से भी छोटा होता है, लेकिन जब यह खिलता है तो पूरे पेड़ पर खिल जाता है। मेरे गृहनगर में चीड़, बांस और बेर को ठंडे वर्षों के 3 मित्रों के रूप में सम्मानित किया जाता है, और विद्वानों और साहित्यकारों द्वारा इन्हें बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये ठंड को झेल सकते हैं और बर्फ पिघलने से पहले ही खिल जाते हैं। वे कहते हैं कि यह फूल छोटा और सफेद है, ठंड से नहीं डरता, दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है और बहुत लोकप्रिय है। यह छोटा सा फूल उसे उसकी याद दिलाता है। यह कितने का है? उसने फिर पूछा। 15 सिक्के। यह उसकी दैनिक मजदूरी थी, लेकिन वह चाहता था कि वह उसे दे दे, इसलिए उसने अपना बटुआ निकाला। व्यापारी ने उसे पैसे गिनते हुए देखा। जैसे ही उसने पैसे दिए, अचानक उसके पीछे शोर मच गया। उसने पलटकर देखा तो किसी को चिल्लाते हुए सुना, चोर, चोर, उसे पकड़ने। अरे यार, मुझे मेरे पैसे वापस दो। व्यापारियों को चोरों से सबसे ज्यादा नफरत होती है, इसलिए जब सबने यह सुना तो वे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। लेकिन वह चोर कुछ मार्शल आर्ट जानता था, उसके कौशल खराब नहीं थे। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने सभी को मुक्का मार कर भगा दिया। चोर भागा और जानबूझकर दुकान को गिरा दिया, जिससे सभी लोग वहां फंस गए। जिस समय वह आदमी उसके पास से भागा, उसने अपने हाथ में रखे पैसों के ढेर को लगभग गिरा दिया। यहाँ आने वाले लोगों को सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करनी पड़ती है। यह सब कड़ी मेहनत, पसीने और आंसुओं से कमाया गया पैसा है, और निश्चित रूप से उसका पैसा भी उतना ही था। हालांकि वह समय रहते बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा गुस्से में था। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसने सिक्का पकड़ लिया, आगे बढ़ा और चोर के मुंह पर मुक्का मार दिया। कौन जानता था कि चोर फुर्तीला था और उसने उसे चकमा दे दिया, और एक छोटा सा चाकू भी निकाला और उसे उस पर लहराया, ताकि वह उसे डराकर भाग जाए। इससे वह और भी क्रोधित हो गया। उसने आसानी से तेज चाकू को बचा लिया, और उस पल का फायदा उठाते हुए जब चोर लापरवाह था, उसने उसे लात मार दी। चोर को उसने लात मारी और वह दीवार की ओर उछला। उसे इतनी पीड़ा हुई कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। दोनों के बीच मार्शल आर्ट का अंतर जानकर दूसरा व्यक्ति डर गया और भागना जारी रखने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह आगे बढ़ा, चोर का कॉलर पीछे से पकड़ा, उसे पीछे खींचा और उसे फिर से मारने का इरादा किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब दूसरा आदमी पलटा, तो उसने दूसरे आदमी के चेहरे पर एक बहुत ही आकर्षक निशान देखा।
एक गुलाम का निशान। वह दंग रह गया, थोड़ा हिचकिचाया और उसे नहीं मारा, बल्कि दूसरे आदमी के हाथ से भारी पैसे का थैला छीन लिया, उसकी शर्ट छोड़ दी और ठंडे स्वर में चिल्लाया, चले जाओ। चोर दंग रह गया, उसे घूर कर देखा, फिर जल्दी से पलटा और भाग गया। उसने पैसे का थैला वापस ले लिया, उसे मालिक को लौटा दिया जो भाग रहा था, हाँफ रहा था, यह भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। मालिक बहुत आभारी था क्योंकि उसे पैसे का थैला वापस मिल गया था। लगातार उसे धन्यवाद दे रहा था, इतना खुश कि वह रो पड़ा। उसे पहले कभी किसी ने धन्यवाद नहीं दिया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। इसके अलावा उसके आस-पास के लोग ताली बजाने लगे और वह अचानक शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने थोड़ा सिर हिलाया और जल्दी से जाने के लिए मुड़ा। यह देखकर सभी धीरे धीरे तितर बितर हो गए और व्यापार करना जारी रखा। वह बहुत दूर नहीं गया था जब उसने पाया कि उसके हाथ में अभी भी पैसे हैं। कंघी के बारे में सोचते हुए, जिसे उसने नहीं खरीदा था, वह व्यापारी की ओर मुड़ा। मालिक, मैं वह बेर के फूलों की कंघी खरीदना चाहता हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना हाथ खोला और पैसे थमा दिए। व्यापारी ने उसे पलटते हुए देखा और मुस्कुराया। कंघी थमाते हुए उसने कहा, साहब, आपका हुनर वाकई बहुत बढ़िया है। सौभाग्य से आप यहाँ हैं, नहीं तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पैसे खो देता। वह चुप रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी ने उसके हाथ से पैसे लेने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन पाया कि सिक्का थोड़ा गर्म था और सिक्के का निशान अभी भी उसकी हथेली पर अंकित था। कोई भी देख सकता था कि उसने अभी अभी अपना हाथ कितनी मजबूती से पकड़ा था। व्यापारी एक अनुभवी व्यक्ति था। उसके कपड़ों को देखकर कोई भी देख सकता था कि वह कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी वह दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक था। उस पैसे को लेकर उसके मन में कोई बुरी नियत नहीं थी। वाकई दुर्लभ। यह देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसे 5 सिक्के लौटा दिए। साहब, आपकी पत्नी मेरे ही गृहनगर से है, मैं इसे आपको सस्ते में बेच दूंगा। यह कंघी 10 सिक्कों में ठीक रहेगी। वह थोड़ा स्तब्ध था। उत्साही व्यापारी और उसके चेहरे पर मुस्कान को देखकर उसका काला चेहरा अचानक गर्म हो गया, लेकिन वह विनम्र नहीं था। उसने 5 सिक्के वापस ले लिए और कहा, धन्यवाद। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी खुशी से मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। अगली बार जब आपको कुछ भी हो, तो मुझे याद है। ठंडी सर्दी लगभग खत्म हो गई थी। वसंत की हवा आ गई थी। हवा और बर्फ, लेकिन सभी भयानक अतीत को भी रोकते हैं। वह जीवित तो रहता है, लेकिन उसकी कमाई का हर पैसा साफ सुथरा होता है। यहाँ वह कुख्यात और क्रूर एलैंग डांग नहीं है। यहाँ वह उसकी औरत है, उसकी पत्नी है। वह कपड़े धोती है, उसके लिए खाना बनाती है, जूते सिलने में उसकी मदद करती है और कपड़े सीती है। बर्फ गिरती है, वह उसके कंधों से बर्फ झाड़ने में उसकी मदद करेगी। हवा तेज हो गई, उसने उससे और कपड़े पहनने को कहा। एक व्यस्त दिन के बाद वह उसका स्वागत करने और उसे एक कप चाय देने के लिए बाहर आती, और हर रात वह उसके साथ उस मिट्टी के बिस्तर पर लेट जाती, उससे अंतहीन प्यार करती, फिर उसकी बाहों में सिमट जाती और चुपचाप सो जाती। यह एक ऐसी जिंदगी थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साधारण लेकिन खुशनुमा। इसलिए भले ही बर्फबारी बंद हो गई थी, मौसम गर्म हो रहा था, भले ही वह हवा में दूर से रेत के तूफान का स्वाद ले सकता था, फिर भी वह वहां से जाना नहीं चाहता था। अंदर ही अंदर उसे हमेशा यह एहसास होता था कि अगर वह इस उजाड़ छोटे शहर को छोड़कर किसी बड़े शहर, व्यस्त जगह पर चला जाए, तो उसे उसकी जरूरत नहीं होगी।
उसे उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वह उसके भरोसे के लायक नहीं है। उसके पास सिर्फ जख्मों से भरा शरीर है और लोगों को मारने की मार्शल आर्ट है। इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि उसने उसकी माँ को भी मार डाला है। भले ही वह दिखावा कर रही थी कि उसे अब कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह जानता था कि वह इसे जीवन भर नहीं भूल पाएगी। और वह इतनी स्मार्ट, इतनी खूबसूरत थी। हर बार जब वह उसे देखता, जैसे कि इस पल में, उसका दिल अचानक दुख जाता। रात का खाना खाने, बर्तन धोने और मेज पहुंचने के बाद वह उसके साथ कमरे में लौट आया। उसने मोमबत्ती जलाई और आय व्यय का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखा। उसने सावधानीपूर्वक गिनती की, प्रत्येक सिक्के से धूल और तेल पोंछा, उन्हें मेज पर बड़े करीने से सजाया, फिर आधा बॉक्स में और दूसरा आधा पैसे के थैले में रखा। बॉक्स अगले कमरे में फेंकी गई लकड़ी से बनाया गया था और पैसे का थैला कपड़े से बनाया गया था जिसे उसने एक व्यापारी से सस्ते में खरीदा था और सिला था। वह जानता था कि जब भी बॉक्स में 50 सिक्के होते तो वह उन्हें एक साथ पिरोती और लिन्ह को भुगतान करती। उसने उसे अपनी जेब में पैसे रखने दिए और फिर वे दोनों साथ मिलकर मोमबत्तियां बनाने के लिए सामग्री खरीदने गए। उसने हमेशा उसे पैसे रखने दिए। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया जब तक कि वे बाजार नहीं गए। हालांकि वह वही थी जिसने सामग्री चुनी थी, वह वही थी जिसने मोल तोल किया था, लेकिन जब भुगतान करने का समय आया तो वह वही था जिसने भुगतान किया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पैसे रखने दिए क्योंकि वह उसका सम्मान करती थी, लोगों को यह बताने के लिए कि वह वही था जिसने पैसे रखे थे, वह वही था जिसने अंतिम निर्णय लिया था। किसी ने कभी ऐसा नहीं किया था, किसी ने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, और उससे भी कम किसी ने उसका सम्मान किया था। चेहरा बेकार था, वह इसे किसी से भी बेहतर समझता था, लेकिन उसकी इस छोटी सी परवाह ने उसके दिल को गर्म कर दिया। वह बोल नहीं पा रहा था। उसे हर सिक्के को ध्यान से सजाते हुए देखकर उसकी छाती में रखी लकड़ी की कंघी और भी ज्यादा बेवजह खर्चीली लगने लगी। किसी कारण से उसे अचानक बेवकूफी महसूस हुई। उसके पास सीधे उसे देने का साहस नहीं था, इसलिए उसने मौका पाकर जब वह नहा रही थी तो लकड़ी की कंघी उसके तकिए पर रख दी। फिर उसने खुद को मजबूर किया कि वह मेज पर रखी किताब को देखे और यह न सोचे कि जब वह कंघी देखेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब वह कुछ सरल शब्दों को पहचान सकता था। जब उसके पास खाली समय होता तो वह उसे किताब से कुछ शब्द सिखाती, उसे शब्द का अर्थ बताती, फिर उससे पूछती कि मुस्लिम, फारसी, मंगोलियन और स्थानीय बोली में शब्द कैसे पढ़ा जाए। उसने कहा कि वह चाहती थी कि वह उसे सिखाए, लेकिन वास्तव में यह उसे चीनी अक्षर सीखने का अवसर भी देना था। अब वह आसानी से 1 से 10, 10 से 100 तक की संख्याओं में अंतर कर सकता था। आम तौर पर बढ़ती हुई संख्याओं के माध्यम से वह अभी भी सफलता की भावना महसूस कर सकता था, लेकिन आज वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। इसके बजाय उसने अपनी तकिया पर रखी लकड़ी की कंघी पर अधिक ध्यान दिया। उसने कभी उससे माल ढोने के लिए मिलने वाली मजदूरी के बारे में नहीं पूछा। वह काम हर दिन नहीं मिलता था, जितना वह उसे देता था वह उतना ही लेती थी। इसलिए आज भले ही उसने उसे पैसे नहीं दिए, उसने भी नहीं मांगे। उसने कभी उसका बटुआ भी नहीं देखा था। शायद उसे वह कंघी वापस ले लेनी चाहिए, अभी शायद सही समय नहीं है। ऐसा सोचते हुए वह खड़ा हुआ और लकड़ी की कंघी वापस लेने का इरादा किया। लेकिन तभी वह अंदर आई। वह स्तब्ध रह गया और उसी जगह पर चुपचाप बैठा रहा, घबराहट में किताब से चिपका रहा। वह उसके पीछे पीछे चली, जिससे खुशबूदार हवा बह रही थी।
उसने सुना कि उसने अपना कोट उतारकर रैक पर टांग दिया। फिर वह बिस्तर पर बैठ गई, अपने जूते उतारे और अंदर चली गई। वह अंदर सोना पसंद करती हैं, जहां उनके तकिए के पास एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा होता है। बिस्तर पर जाने के बाद वह अपने जूतों में भरी सामान्य सुई धागे की थैली निकालकर कपड़े की थैली में रख देती। एलिना से उधार ली गई कंघी भी उस कपड़े की थैली में रख देती। जब वह अंदर जाती तो उसे अचानक चुप हो जाने और सारी हरकतें बंद कर देने की आवाज सुनाई देती। वह जानता था कि उसने लकड़ी की कंघी देखी है, जिसे उसने उसके तकिए पर रखा था। उस पल उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी हथेलियां पसीने से थोड़ी गीली थी। वह उसके बुलाने का इंतजार कर रहा था, उससे पूछने के लिए कि यह कंघी कहाँ से आई है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने उसे फिर से हिलते हुए सुना। उसने अपनी सांस रोक ली और कुछ देर और इंतजार किया, लेकिन आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और पलटा तो देखा कि वह बिस्तर के पास बैठी है, एक अर्धचंद्राकार लकड़ी की कंघी पकड़े हुए और धीरे धीरे अपने लंबे बालों को कंघी कर रही है। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं दिख रही थी। उसके बालों को कंघी करने का तरीका बेहद कोमल और दिल को छूने वाला था। जब वह होश में आया तो वह बिस्तर की ओर बढ़े बिना न रह सका। उसका दिल घबरा रहा था। वह उसके सामने वहीं जड़वत खड़ा था। उसने उसकी ओर देखा, फिर लकड़ी की कंघी उसके हाथ में दे दी। मेरी मदद करो, उसने कहा। उसकी आंखों में ऐसी भावनाएं भरी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका गला भर आया। उसने देहाती उत्तम लकड़ी की कंघी को पकड़ लिया। उसने बार बार सावधानी से और धीरे से उसके बालों में कंघी करने में उसकी मदद की। लकड़ी की कंघी उसके माथे से पीछे की ओर उसके कान पर सरक गई। उसके बाल बादलों की तरह, पानी की तरह, रेशम की तरह मुलायम थे। उसने उसके बालों को तब तक ब्रश किया जब तक वे चमकदार और चिकने नहीं हो गए। शुरू से अंत तक वह बिस्तर के पास चुपचाप बैठी रही, उसे देखती रही। उसकी काली आंखें कोमलता से भरी थी, जिससे उसे अपनी सांस रोकनी पड़ी। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उसके तनावग्रस्त चेहरे को सहलाया। वह अनजाने में ही घूम गया और अपना सिर झुका लिया, ताकि वह उसे दुलार सके और उसे और अधिक पा सके। खंड 2 अध्याय 11। उसने उसे चूमने के लिए अपना मुंह खोला। उसके छोटे हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। जब तक कि वह इसे और सहन नहीं कर सका, उसने अपने कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर चढ़ गया। उसे अपने नीचे दबाया, खुद को उसके गर्म, नरम, गीले, तंग शरीर में दफन कर दिया। जब वह पागलों की तरह अंदर बाहर हो रहा था, तब भी वह उसके होठों को सहला रही थी और चूम रही थी। वह उसकी चाहत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। महसूस कर सकता था कि वह जल्दबाजी में उसका स्वागत कर रही है। उसकी गोरी टांगें उसकी जांघों को कस कर जकड़ रही थी। उसके छोटे हाथ नीचे सरक कर उसके नितंबों को दबा रहे थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसे उतना ही चाहती थी जितना वह उसे चाहता था। इससे वह अकड़ गया, खुद को उसके हवाले करने में असमर्थ। वह कांप उठी और एक हल्की चीख निकली। उसके साथ ज्वार की लहर का स्वागत करते हुए उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। प्यार करने के बाद उसने उसे गले लगाया और उसे पलट दिया, उसे अपने ऊपर लेटने दिया। उसके कपड़े अभी भी पूरी तरह से नहीं उतरे थे, लेकिन उसने उसकी शर्ट के सामने के हिस्से को खींच लिया था, ताकि उसकी त्वचा सीधे उसके शरीर से सट सके। वह उसकी गर्मी और उसके दिल की कोमल धड़कन को महसूस कर सके। उसने उसके सीने को पकड़ रखा था, उसके छोटे हाथ उसके पसीने से तर कंधों को सहला रहे थे। तभी उसने उसे धीरे से कहते सुना, धन्यवाद।
उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। इसका मतलब है, उसने भारी स्वर में पूछा, तुम्हें यह पसंद है? उसने अपना हाथ उसके शरीर से पसीना पोंछने के लिए बढ़ाया, उसकी चौड़ी छाती को सहलाया, फिर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और धीरे से बोली, हाँ, मुझे यह पसंद है, मुझे यह बहुत पसंद है। उसने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और भारी आवाज में बोला, वह कल की बात है। हाँ, मुझे पता है, उसने धीरे से उत्तर दिया। मुझे लगता है यह पसंद। उसने उसकी कमीज के ऊपर से उसकी पीठ को सहलाया और अपनी आवाज धीमी करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। छोटी, गोरी, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। जब उसने अपनी आंखें नीची कीं, तो उसने देखा कि लड़की उसके ऊपर लेटी हुई है और उसके कान लाल हो गए हैं। उसकी शर्मिंदगी ने उसके दिल में असीम कोमलता भर दी। उसने कंबल को उसके बगल में खींच लिया और उसे और खुद को ढक लिया। वह उसके सीने पर लेटी रही, उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। उसे अच्छा लगा कि वह उसकी बाहों में लेटी रहे और इस तरह से उसके सीने को सहलाए। जब उसने सोचा कि वह सो गई है, तो उसने उसे बहुत धीमे स्वर में बोलते सुना, मैं सुंदर नहीं हूँ। मुझे मत बताओ। सुंदर। वह दंग रह गया। उसके काले बालों को सहलाया, उसके सुंदर कंधों को सहलाया, उसके सिर के ऊपर चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया और कहा, तुम बहुत सुंदर हो, सबसे सुंदर लड़की जिसे मैंने कभी देखा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे लगा कि वह पूरी तरह से शांत हो गई है, एक मीठे सपने में खो गई है। यह छोटी लड़की इतनी जल्दी सो गई कि वह लगभग हंस पड़ा। लेकिन उसकी हीन भावना ने उसके दिल को इस तरह से दुखाया जैसे उसे दबाया जा रहा हो। वह जानता था कि उसके पिछले बेईमान शब्दों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। जिस क्षण उसने ये शब्द कहे, उसने महसूस किया कि वह पीछे हट गई है। उसकी काली आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था, मानो उसने उसे अभी अभी बहुत जोर से मारा हो। खुद को उसके हवाले करने के बाद भी उसने उसे अपनी पीठ सहलाने से रोकने की कोशिश की, अपनी नंगी पीठ को उसकी तरफ नहीं मोड़ने दिया ताकि वह उसकी पीठ पर निशान देख सके। हालांकि उसे पता था कि वह नहीं सुनेगी, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया और अपना हाथ उसकी कमीज के नीचे डाल दिया, उसकी नंगी पीठ को सहलाया जिसे वह शायद ही कभी उसे छूने देती थी, और कर्कश स्वर में दोहराता रहा, वह सबसे सुंदर लड़की है। उसने सहानुभूतिपूर्वक उसकी पीठ थपथपाई। अगर वह कर सकता, तो वह केवल यही चाहता कि वह उसकी पीठ पर लगे सारे निशान मिटा दे। उसने जो कहा था उसे मिटा दे, उसके दिल में जो दर्द गहराई से उकेरा गया था उसे मिटा दे। सबसे अच्छा होगा अगर वह अपनी सारी गलतियां मिटा दे। तब वह यहाँ उसके साथ हमेशा के लिए रहने को तैयार हो जाएगी। यहाँ कोई नहीं पहचान पाएगा कि वह कौन है, कोई नहीं जान पाएगा कि वह कौन है। वह ट्रोंग डोंग हो सकता है, वह उसकी पत्नी हो सकती है, जीवन भर के लिए। गर्म वसंत की हवा। पूरी सर्दी में नंगे पेड़ों की चोटियां गर्म धूप और वसंत की हवाओं से भरे दिन से गुजरी थी, और उनमें हरी कलियां उगाई थी। कोमल कलियां हवा का स्वागत करने के लिए झूम उठीं और उसका दिल कांप उठा। वसंत आ गया था, यह दर्शाता है कि जाने का दिन करीब था। उसने पहले भारी बर्फबारी के कारण रुकने और दूर न जाने और वसंत तक जाने का इंतजार करने का फैसला किया था। लेकिन अब उसने फिर से जाने का जिक्र नहीं किया, और न ही उसे यह जगह पसंद थी। उसके साथ शांतिपूर्ण और शांत दिन पसंद थे। इसके अलावा उसने अभी भी एलिन को अपना कर्ज नहीं चुकाया था, इसलिए वे ऐसे ही भाग नहीं सकते थे। क्या यह सही नहीं था? इसके अलावा एक शीतकाल के बाद
शायद वह जनरल अपना पारिवारिक नाम भूल गया था और शीघ्रता से पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा था। हालांकि वह जानती थी कि सेना को सर्दियों के लिए रुकना पड़ेगा, फिर भी उसने उम्मीद बनाए रखी। आखिरकार वह कभी अपने वतन नहीं लौट सकती थी। अभी भी ऐसे लोग होंगे जो उसकी तकनीक के बारे में सपने देखते होंगे। उसके साथ यहाँ एक नया जीवन शुरू करना सबसे अच्छा विकल्प है। यह जगह उस शहर से सैकड़ों मील दूर थी जहाँ वह और उसकी माँ पहले रहती थी। लोगों को परवाह नहीं थी कि वे कहाँ से आए हैं। वे केवल इतना जानते थे कि वह मोमबत्तियां बेचता था और वह उसकी पत्नी थी, और वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन वह उसे कोई उपहार देगा। वह एक दैनिक बहीखाता रखती थी, इसलिए उसे पता था कि उसने जो पैसे सीपियों से जड़े कंघी खरीदने में खर्च किए थे, वे मोमबत्तियां बेचने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए इसे लाने ले जाने से आए थे। यह कंघी सस्ती नहीं थी, हालांकि उसे यह पसंद थी, लेकिन उसने इसे खरीदने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने लिनन की लकड़ी की कंघी उधार ली, लेकिन कौन जानता था कि वह इस पर ध्यान देगा और उसे खरीदने के लिए अपने सारे पैसे भी खर्च कर देगा। जब उसने कंघी देखी और उसकी ओर देखा, तो उसने देखा कि उसका शरीर अकड़ गया है, अनजाने में तनाव दिखा रहा है। उस पल उसकी छाती फिर से गर्म हो गई। उसे वापस करने के लिए कहना चाहिए था। वह चाहती थी कि वह इस बचत से मांस खरीदे ताकि वह पेट भर खा सके, लेकिन यह उसका दिल था, उसके लिए उसका दिल। इसलिए उसने लकड़ी की कंघी ली, अपने बालों को कंघी करने के लिए लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल किया, जब तक कि वह उसके पास नहीं आ गया, जब तक कि वह पिछली रात के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा गर्म हो गया। वह अपने बगल में बैठे ग्राहक से बात कर रहे आदमी को देखने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे नहीं पता था कि क्या उसने उसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने प्रियजन को खोने के दर्द को भूल जाए, या इसलिए क्योंकि वह उसकी जान बचाने के बदले में ऐसा कर रहा था। चाहे जो भी कारण हो, अब वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, यही काफी था। वह जानती थी कि वह उसे अपने साथ रहने के लिए लगभग मजबूर कर रही थी। शायद एक दिन वह इस गरीब और उबाऊ जीवन से ऊब जाएगा, या किसी और मोटी और सुंदर लड़की के प्यार में पड़ जाएगा, जिसके स्तन और नितंब बड़े होंगे, और वह उसे छोड़ने का फैसला करेगा। अगर एक दिन वह वास्तव में ऊब गया, तो वह भविष्य में होगा, वर्तमान में नहीं। भविष्य के बारे में कोई भी ठीक ठीक नहीं कह सकता, कम से कम अभी के लिए। वह उसे चाहता था, उसकी जरूरत थी। जब तक वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहेगा, हमेशा उसे अपनी पत्नी की तरह मानता रहेगा, वह उसके साथ यहाँ रह सकती है, उसकी औरत हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है। दोपहर का सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, आसमान धीरे धीरे काला हो गया। गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी हो गई। जो जगह सूरज के संपर्क में नहीं थी, वह चुपचाप कोहरे की एक पतली परत से ढक गई। उसने काउंटर साफ करने में उसकी मदद की, फिर सामग्री और सामान घर ले गई। उसने लगभग सारा सामान उठा लिया, एक हाथ खाली छोड़ दिया ताकि वह उसका हाथ पकड़ सके। उसे उसका हाथ पकड़ना बहुत पसंद था, उसका बड़ा हाथ उसके हाथ को पूरी तरह से ढक सकता था। इस कार्य से न केवल उसके हाथ बल्कि उसका दिल भी खुश हो गया। कभी-कभी जब वह उसका हाथ थामता था, जैसे अब जब वह उसे चूमता था, हर रात वह उसकी आंखों में देखता था और वे गहराई से एक हो जाते थे। उसे ऐसा लगता था कि वे दोनों न केवल शारीरिक रूप से एक हैं, बल्कि उनके दिल भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी एक हैं। उसे नहीं पता था कि क्या यह सिर्फ उसे ही महसूस हो रहा था। उसने अपने बगल में बैठे आदमी से पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह अपराध बोध से झूठ बोलेगा, या इससे भी बदतर,
वह झूठ भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए उसके लिए ऐसे ही रहना ठीक था। जब तक वह अभी भी उसके बगल में था, तब तक सब ठीक था। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और उसके साथ साथ चलती रही, सामने की दुकानों से गुजरती हुई जो समेटने लगी थी। उनके बगल में घोड़े, ऊंट और बकरियां थीं। जब वे दोनों सड़क के अंत में पहुंचे, तो उसने अचानक सड़क के कोने पर पुरुष दासों के एक समूह को देखा, जो कोने में छिपे हुए थे, डरे हुए थे और भीख मांग रहे थे। किसी ने तो यह भी बोर्ड दिखा दिया कि अगर वह पढ़ना लिखना जानता है तो वह काम कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके चेहरे पर निशान थे और लोग एक नज़र में बता सकते थे कि वे गुलाम हैं, भगोड़े हैं। इसलिए कोई भी उन्हें काम पर रखने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि यहाँ भी। वह अनजाने में रुक गई, आश्चर्य से उन गुलामों के चेहरों पर निशान देख रही थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत देखो। उसका दिल कांप उठा, अचानक होश में आई, जल्दी से पीछे मुड़ी, उसका गला रुंध गया। आप उनकी मदद नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। यह सही है, घोंघा अपना खोल भी नहीं उठा सकता। यद्यपि वह पहली बार यहाँ आने पर जितने निर्धन थे, अब नहीं थे, तथापि उनके पास अतिरिक्त धन भी नहीं था। हर दिन वह दवा, भोजन और व्यापार के लिए उधार लिए गए पैसे का हिसाब रखती थी। उन दोनों पर अभी भी एलिने के 220 सिक्के बकाया थे। उसके लिए सहानुभूति रखना बेकार था, उसके पास उन्हें देने के लिए बचा हुआ खाना भी नहीं था। इसके अलावा वह भी भगोड़े थे, वे निश्चित रूप से अभी भी वांछित थे। सबसे वर्जित बात यह थी कि ऐसे लोगों से कोई संबंध न रखा जाए जो भगोड़े भी हों। वे भाग भी नहीं सकते, फिर वे अपने ऊपर बोझ क्यों डालना चाहेंगे? उसने खुद को दूर जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर से सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर वह उन लोगों के मालिक से पहले मिल जाती, तो उसे डर था कि अब उसका भी यही हश्र होता। अगले दिनों में वह अक्सर चुप रहती और वह भी कुछ नहीं कहता। रात को जब वह सोने गया तो वह असामान्य रूप से उत्साहित था, मानो वह किसी चीज से बच रहा हो। ऐसा लगता था कि वह इस बात को तभी भूल सकता था जब वह उसके साथ होता था। वह जानती थी कि यह क्या था, जानती थी कि वे लोग उसे दर्दनाक अतीत की याद दिलाते थे। वह भी पिछले कुछ दिनों से ठंडी हवा को सहते हुए भगोड़ों की छवि को हमेशा उत्सुकता से याद करती थी। वह उसे कसकर गले लगाने, उसे चूमने, उसकी उमड़ती हुई शक्ति और जीवन को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। वह उसे एक से अधिक बार चाहता था, आखिरकार उसे और सोचने में असमर्थ बना दिया। केवल अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे कसकर गले लगा पाई, जब तक कि वे दोनों थक नहीं गए और एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। आधी रात में उसे ठंड लग रही थी। अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि उसके बगल में बैठा आदमी किसी समय बिस्तर से उठ गया था। वह केवल एक जोड़ी पैंट पहने हुए था, नंगा सीना, एक पैर मुड़ा हुआ, एक छोटी मेज पर बैठा हुआ, उसका चेहरा तनावग्रस्त, उसकी दोनों मुट्ठियां उसके घुटनों पर रखी हुई, उसकी आंखें खाली दीवार को घूर रही थी। लेकिन वह जानती थी कि वह क्या देख रहा था। वह जगह बाजार की दिशा थी, वह जगह जहां अवशेष थे। दिन के दौरान वह बेहद उदासीन व्यवहार करता था, लेकिन वह जानती थी कि वह क्या देख रहा था। मैं एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं हूँ, यह जानता हूँ। जैसे वह उन लोगों के दृश्य को नहीं भूल सकती थी, जो कोने में छिपे हुए थे, ठंडी हवा से बचने के लिए, उनकी सूखी खांसी नहीं सुन सकती थी। वह यह नहीं था कि वह उनकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन वह उन लोगों की मदद नहीं कर सकती थी, जो उन्हें नहीं मिलती थी। उसे परेशान करने के लिए वह बिस्तर से बाहर निकला, जो जानता था कि वह अभी भी उसे जगाता है।
उसने अपना सिर नीचे कर दिया और अपना चेहरा अपने माथे के करीब दबाया। वह महसूस कर सकती थी उसकी गर्म सांसों, उसके दिल की धड़कन को महसूस करो। दिल की धड़कन नरम और स्थिर थी। फिर उसने उसके माथे को चूमा, उसके कान में झुकी और फुसफुसाया, वह हम हो सकते हैं। वह सचमुच जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, वह इतनी समझदार थी। उसने अपनी गोद में रखे हाथ को कस लिया। उसकी आवाज भारी हो गई, यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन यही तो मुझे नींद दिलाता है। उसने धीरे से कहा, इसके अलावा अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे या तो भूख से मर जाएंगे या एक कोने में धकेल दिए जाएंगे और डाकू बन जाएंगे। इसकी तुलना में उनकी मदद करना बेहतर है। वैसे भी यहाँ बहुत सारे खाली घर हैं। उनके चेहरे पर निशान हैं, वे काम नहीं कर सकते और हमारे पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। कोई रास्ता निकलेगा, हम व्यापार कर सकेंगे। इसका मतलब होगा और ज्यादा कर्ज, उस जादूगरनी के लिए और ज्यादा कर्ज। लेकिन वह जानता था, उसने फैसला कर लिया था, उसके लिए फैसला कर लिया था। वह उसे फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूरी दृढ़ता से उसे निर्णय लेने में मदद की, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने हर निर्णय को अपना बनाया, उसका नहीं। उसका गला भर आया, उसका दिल कांप उठा। उसने अपनी आंखें चौड़ी कीं, उसे आगे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, अपनी गोद में बैठाया और कर्कश स्वर में बोला, वे उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसने उसकी ओर देखा, उसकी गर्दन को गले लगाया, उसके चेहरे को सहलाया और केवल एक वाक्य कहा, लेकिन यह तुम्हारा है। वह स्तब्ध था, उसका हृदय कांप रहा था। यह तुम्हारा है। उसने उसके होठों को धीरे धीरे चूमा, उसके गुलाबी होठों की गर्म सांसें उसके गालों से सट गईं और फुसफुसाते हुए बोली, मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना होगा। हमें कल सुबह जल्दी बाजार जाना है, इसलिए अब कुछ मत सोचो, वापस बिस्तर पर जाओ और मेरे साथ सो जाओ। उसने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में गहराई से देखा, उसका छोटा हाथ उसकी छाती पर रखा। मुझे अकेले बहुत ठंड लगेगी,